हेलो फ्रेंड्स, मैं संजय प्रभाकर प्रखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्त, जैसा कि मैथ के इंट्रो वीडियो पार्ट 1 में आपको यह बताया जा चुका है कि मैथ का सिलेबस क्या है, कितने यूनिट्स हैं, उसके कितने अंक डिवाइडेशन किए गए हैं, विभाजन किए गए हैं बोर्ड की तरफ से। ये सारी चीज़ों को हमने व्याख्यात्मक रूप में मैथ इंट्रो पार्ट 1 के अंतर्गत सारी चीज़ों को मैंने डिटेल किया है। तो दोस्त, जो हमारे नए दोस्त हैं उनसे यही एक बात कहना चाहेंगे कि अगर वो हमारे इंट्रो वीडियो को न देखे हों तो सबसे पहले हमारे इंट्रो वीडियो को देख लें, ताकि आपको मैथ क्लास 12th के सिलेबस के बारे में जानकारी हो जाए, कितने अंक का परीक्षा में पूछा जाना है वो सारी जानकारियां हो जाए। हाँ दोस्त, इसके साथ साथ एक बात और आपसे कहना चाहेंगे कि अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को आप प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई नया वीडियो अगर आपको मिलता है तो उसका नोटिफिकेशन पहले आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए दोस्त, आपका समय बहुत अधिक न लेते हुए, समय को सेव करते हुए आइए हम चैप्टर की शुरुआत करते हैं, शुरू करते हैं। चलिए दोस्त, तो जैसा कि आपको बताया गया है कि आपका जो संपूर्ण सिलेबस है 6 यूनिट में आपको डिवाइडेशन किया गया है, जिसके टोटल मार्क आपके 100 मार्क रहते हैं। उसी क्रम में आज हम आपको यूनिट 3, दोस्तों अगर आप हमारे इंट्रो वीडियो को आप देखे होंगे तो आप देखे होंगे सर्वाधिक अंक वाला अगर कोई यूनिट है तो यूनिट 3 है दोस्तों। तो हम सोच रहे हैं कि यूनिट 3 आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 44 अंक आपके पेपर में आ रहा है। तो हम चाहते हैं कि जो आपके प्रश्न पत्र में सर्वाधिक अंक का यूनिट है उसी से हम शुरुआत करते हैं, और आप इस बात से बिल्कुल तनिक भी आप चिंता नहीं करेंगे कि यूनिट 3 से क्यों शुरू हो रहा है। दोस्तों आप विश्वास करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। दोस्तों, हम आपको बता रहे हैं कि संपूर्ण सिलेबस को हम क्रमबद्ध तरीके से पढ़ाएंगे, आपको ज्ञान अर्जन कराएंगे दोस्तों। तो आज हम आपको यूनिट 3 जैसा कि आपको बताया गया है, यूनिट 3 का जो नेम है कलन। इसे बोर्ड वालों ने 44 अंक के साथ इस यूनिट को दोस्तों डिजाइन किया है। बोर्ड वालों ने 44 अंक, जो कि आपके पेपर में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। पूरे प्रश्न पत्र में 44 अंक आप देख पा रहे होंगे दोस्तों कि कलन से ही सिर्फ और सिर्फ 44 अंक आपकी परीक्षा में पूछा जाना है, जो कि एक सिंगल यूनिट है 44 अंकों के साथ। तो आइए दोस्तों, ये तो हमारा यूनिट है, यूनिट का नेम है कलन। लेकिन पहले हम लोग इस बात को ये समझ लें कि इस यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर बोर्ड वालों ने डिवाइड किया है। तो आइए इस यूनिट के चैप्टर के बारे में हल्का सा हम लोग फोकस कर लेते हैं। इस यूनिट के अंतर्गत हमारे चैप्टर्स क्या हैं दोस्तों? तो हमारा पहला चैप्टर है सततता एवं अवकलनीयता। ये हमारा पहला चैप्टर है दोस्तों। इस कलन यूनिट का जो हमारा पहला चैप्टर है सततता एवं अवकलनीयता। इसी क्रम में
हमारा जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, इसी क्रम में हमारा जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, दूसरा चैप्टर अवकलज के अनुप्रयोग। हमारा जो दूसरा चैप्टर इस कलन यूनिट के अंतर्गत, हमारा जो दूसरा चैप्टर है दोस्तों, अवकलज के अनुप्रयोग, अर्थात इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग जैसे मैक्सिमा एंड मिनिमा, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, स्पर्श रेखा एवं अभिलंब, ये सब चैप्टर हम लोग इसके अंतर्गत अध्ययन करेंगे दोस्तों। आगे आते हैं। तीसरा चैप्टर हमारा है दोस्तों समाकलन। समाकलन तीसरा चैप्टर हमारा है दोस्तों समाकलन, इंटीग्रेशन। इसके बाद चौथा हमारा चैप्टर है दोस्तों समाकलन के अनुप्रयोग। समाकलन के अनुप्रयोग, इसके अंतर्गत हमारा निश्चित समाकलन भी आ सकता है दोस्तों, डेफिनिट इंटीग्रल, उसका भी एप्लीकेशन हम लोग इस चैप्टर में देख सकते हैं। इसके बाद हमारा जो पांचवा चैप्टर और इस यूनिट का, कलन यूनिट का लास्ट चैप्टर जो हमारा होगा दोस्तों, वो हमारा है अवकल समीकरण। अवकल समीकरण, जिसे हम इंग्लिश में डिफरेंशियल इक्वेशन के नाम से जानते हैं दोस्तों। तो ये रहा दोस्तों कलन के अंतर्गत 5 चैप्टर्स आपके हैं। ये 5 चैप्टर्स का हम अगर ज्ञान अर्जन कर लेते हैं तो हमारा ये कलन यूनिट समाप्त हो जाता है। इन्हीं 5 चैप्टरों से मिला करके आपके परीक्षा में 44 अंक का प्रश्न पूछा जाना है दोस्तों। तो इसी संदर्भ में सबसे पहले हम लोग इस प्रथम चैप्टर्स की शुरुआत करते हैं दोस्तों, सततता एवं अवकलनीयता। लेकिन इसको शुरू करने से पहले हम आपको एक जानकारी और दे देते हैं दोस्तों। तो अगर आप न लिखे हो दोस्तों तो हम 1 मिनट पीछे हो जा रहे हैं और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि हमारे क्लास में आप नोट्स, कॉपी, पेन, ये सब आप लिए रहिए दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। आप साथ साथ समझते भी रहिए, नोट भी करते रहिए। अगर आपको नोट करने में दिक्कत होता है तो हम बीच बीच में आपको स्क्रीनशॉट लेने का अवसर देते रहेंगे, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो चलिए चलते हैं आगे। आइए दोस्तों, इस प्रथम चैप्टर्स में भी दोस्तों 3 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि आप बिल्कुल भी आप भ्रम की स्थिति में नहीं होंगे, क्योंकि यह चैप्टर्स भी अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से सेट किया गया है दोस्तों। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो वह तीनों चैप्टर, जैसा कि हमने बताया कि यह चैप्टर भी 3 टॉपिकों में डिवाइड कर दिया गया है। अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी में सिंपली यही चैप्टर्स दे दिया गया है और तीनों टॉपिक को एक साथ समाहित कर दिया गया है। अगर हम अदर्स बुक की बात करें तो यह जो आपको सिंपली एक चैप्टर देखने को मिल रहा है, अदर्स बुक्स में अगर आप देखेंगे तो यह 3 अलग अलग चैप्टरों में डिवाइड है। वह चैप्टर्स क्या हैं, आइए आपको बताते हैं। यह पूरा चैप्टर्स
अगर हम डीप में स्टडी करना चाहेंगे तो हम 3 पार्ट में इसको डिवाइड कर देंगे। कैसे? फर्स्ट पार्ट जो हमारा सततता है, इसे सततता। सेकेंड पार्ट हमारा है अवकलनीयता। अवकलनीयता। थर्ड पार्ट हमारा जो है दोस्तों अवकलन। अवकलन। और दोस्तों अगर हम थर्ड पार्ट को पढ़ लेते हैं, ज्ञान अर्जन कर लेते हैं, तो इसी से लगा हुआ हमारा एक टॉपिक और है दोस्तों, रोले एवं लैग्रांज का मध्यमान प्रयोग। मध्यमान प्रमेय ये रहा दोस्तों। जैसा कि सर्वप्रथम हमने इंट्रो वीडियो में आपको यूनिट वाइज, अंक वाइज सारी चीजें मैंने डिटेल किया। फिर आज इस पार्ट 2 वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको ये बताया कि मैं कौन सा यूनिट आपको पढ़ाने वाला हूँ, ये बताया। फिर मैंने इस कलन यूनिट के अंतर्गत कितने चैप्टर्स होते हैं उनको मैंने बताया। फिर उन चैप्टरों में ये पहले चैप्टर के अंतर्गत कितने अन्य डिवाइडेशन चैप्टर के रूप में आते हैं वो हमने बताया। और दोस्तों आपको एक बात और बता दें कि अगर आप एनसीईआरटी बुक को रेफरेंस कर रहे हैं तो आप इन सारे टॉपिक को इसके अंतर्गत एक ही चैप्टर में आप इसको पॉइंट वाइज 5.1 या फिर जो भी आप कह सकते हैं, किसी में भी आप इन सारे टॉपिक को एक ही चैप्टर्स के अंतर्गत आप इसको प्राप्त करेंगे। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, मैं इस चैप्टर्स को कई अलग अलग टॉपिकों में डिवाइड करके आपको ज्ञान अर्जन कराऊंगा, ताकि सारी चीजें बिल्कुल एकदम क्लियर रहे, आपको किसी प्रकार का कोई दिक्कत न रहे। तो इसलिए दोस्तों सर्वप्रथम हम इन टॉपिकों में हम इस टॉपिक को लेने वाले हैं दोस्तों, अवकलन को लेने वाले हैं। अवकलन को सर्वप्रथम लेने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि पहले तो हमने बताया कि सभी यूनिटों में कलन हमारी यूनिट सबसे लॉन्ग है और सबसे अधिक अंक वाला यूनिट है। फिर हमने इस कलन यूनिट के अंतर्गत मैंने चैप्टर्स को बताया, फिर चैप्टर्स के अंतर्गत टॉपिक को मैंने डिवाइड किया। अब टॉपिक के अंतर्गत हमारा जो सबसे लॉन्ग टॉपिक है, सबसे बड़ा टॉपिक है, वो हमारा है दोस्तों अवकलन। इसलिए मैं सबसे बड़े टॉपिक के साथ आपकी शुरुआत करना चाह रहा हूं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अवकलन टॉपिक को। अवकलन इंग्लिश में इसे डिफरेंशिएशन कहते हैं, DIFFENTIATION, डिफरेंशिएशन, अवकलन। दोस्तों जैसा कि हमारा जो क्लास 12th का मैथमेटिक्स रहा है, बहुत ज़्यादा थियरी आपके परीक्षा से रिलेट नहीं रहता है। मतलब आपकी परीक्षा में थियरी संबंधी प्रश्न बहुत ही कम पूछे जाते हैं, बल्कि उसके एप्लीकेशन पे आधारित जो प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस एक्सरसाइज में बने हैं उनको हमें ज़्यादा फोकस करना है। थियरी पर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं करना है, लेकिन हम हल्का सा डिटेल कर दे रहे हैं थियरी पर। चलिए दोस्तों, इसके अंतर्गत हम लोग एक बात समझेंगे दोस्तों, फलन fx का x के सापेक्ष
सापेक्ष अवकल गुणांक dy dx fx अथवा f dash x अथवा f1x से निरूपित किया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों, अगर कोई हमारा फंक्शंस है, जैसे हमारा कोई फंक्शन है fx, x का कोई फलन है fx, अगर उसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना है, अवकलित करना है, तो उसे हम सबसे पहले हम ये जाने कि उसे हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, कैसे हम उसे निरूपित करेंगे, डिनोट कैसे करेंगे। पहले हम वो चीज समझ लेते हैं कि अगर कोई हमारा फंक्शन x का फंक्शन है fx और उसे हमें x के सापेक्ष अवकलित करना है, तो उसे हम डिनोट कैसे करेंगे। सबसे पहला नॉलेज आपको ये होना चाहिए कि कोई फंक्शन है, किसी के सापेक्ष अवकलन करना है, तो उसे हम प्रदर्शित कैसे करेंगे। तो दोस्त, उसे हम प्रदर्शित इस तरीके से कर सकते हैं, dy dx fx, या चाहे आप ऐसे शो करें, चाहे आप f डैश x, इसका भी मीन्स वही है जो इसका है दोस्तों, इसीलिए हमने अथवा का यूज किया है। अगर आप इसको नहीं डिनोट करना चाहते हैं तो आप f1x भी आप लिख सकते हैं। यह तीनों डिनोट करने का एक माध्यम है। कोई fx फंक्शन है, x के सापेक्ष उसका अवकलन करना है, तो यह डिनोट आप इन तीनों में किसी एक तरीके से आप डिनोट कर सकते हैं। ऐसा हमने क्यों बताया? क्योंकि अलग अलग किताबों में अलग अलग तरीके से बताया गया है, इसलिए हम तीनों बातों को आपके सामने रख दे रहे हैं दोस्तों। आगे चलते हैं। आगे आपको इसके बारे में बताने वाले हैं दोस्तों। ये dy dx क्या है? dy dx क्या है दोस्तों? dy dx क्या है? तो दोस्तों dy dx fx में dy dx को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं दोस्त। क्या कहते हैं दोस्त? डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं। यानी अगर आपसे कोई पूछता है कि dy dx fx, इसमें dy dx को क्या हम कहते हैं, तो इसमें हम dy dx को डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं दोस्त। ठीक है। अगर जैसे कोई x का फंक्शन है, जैसे कोई x का फंक्शन है और हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। x का फंक्शन है, फंक्शन ऑफ x fx, और उसे हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या लेते हैं दोस्त? डिफरेंशियल ऑपरेटर हम लेते हैं dy dx। लेकिन अगर हमारा फंक्शन y का है, अगर हमारा फंक्शन y का है, जैसे हम ये कह लें ये हमारा फंक्शन y का है, ये हमारा फंक्शन y का है,
तो अगर हमें इसे y के सापेक्ष अवकलन करना हुआ तो हम इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को अब यहाँ हम क्या करेंगे, डी बाई डी वाई हम यूज करेंगे, डी बाई डी वाई हम यूज करेंगे दोस्त, डी बाई डी वाई। अर्थात आपने ये बात समझा कि x का फंक्शन है, x के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम डिफरेंशियल ऑपरेटर डी बाई डी एक्स लेते हैं। अगर हमें y का फंक्शन दिया गया है, y के सापेक्ष अवकलन करना है तो हम नोट करते हैं डी बाई डी वाई एफ एक्स। तो दोस्त जैसा कि हम आशा करते हैं कि आपको फंक्शंस और डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में आपको जानकारी हो गई है। तो दोस्तों आगे चलते हैं हम आगे। अगर आप नोट न किए हो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। तो ये था दोस्तों एक अवकल गुणांक डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में एक छोटी सी जानकारी थी दोस्त। लेकिन अब हम चलते हैं चैप्टर्स के उन महत्वपूर्ण सूत्रों के विषय में आपको जानकारी कराते हैं जिनके माध्यम से आपका एक्सरसाइज दोस्तों बिल्कुल सरल होने वाला है। और अगर आप मेरे साथ जुड़े हैं तो मैं मैथ को बिल्कुल आसान करने वाला हूं दोस्तों। बस आप हमें सपोर्ट करिए, मैथ एकदम आसान कर देंगे। बस जितने फार्मूले हैं उनको आप ध्यान से देखिए। आइए चलते हैं अब इस चैप्टर के फार्मूलों की ओर। चलिए दोस्त फार्मूलों की ओर चलते हैं। फार्मूला, हमारा जो पहला फार्मूला है डी बाई डी एक्स, आपको जैसा कि मैंने पीछे बताया है डिफरेंशियल ऑपरेटर भी इसे बोलते हैं और डी बाई डी एक्स भी आप इसे बोल सकते हैं। डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। हमारा पहला सूत्र है डी बाई डी एक्स टू द पावर एन, दिस इज इक्वल टू एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। आगे चलते हैं। दूसरा सूत्र डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स। हमारा तीसरा सूत्र है डी बाई डी एक्स ए टू द पावर एक्स, दिस इज इक्वल टू a to the power x log a। इसी क्रम में हमारा अगला सूत्र है d बाई डी एक्स log x बेस e, दिस इज इक्वल टू 1/x। इसी क्रम में हमारा जो पांचवा सूत्र है d बाई डी एक्स लॉग x बेस a, दिस इज इक्वल टू 1/x लॉग e बेस a। इसी क्रम में जो हमारा छठा सूत्र है d बाई डी एक्स साइन x, दिस इज इक्वल टू कॉस एक्स। इसी क्रम में हमारा जो सातवां सूत्र है दोस्तों, जगह कम है इसलिए हम इधर से शुरू कर रहे हैं, देख लीजिएगा। हमारा जो सातवां सूत्र है डी बाई डी एक्स कॉस एक्स, दिस इज इक्वल टू माइनस
साइन एक्स। इसी क्रम में हमारा जो 8वां सूत्र है डी बाई डी एक्स टेन एक्स दिस इज इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स। इसी क्रम में हमारा जो 9वां सूत्र है डी बाई डी एक्स सेक एक्स, डी बाई डी एक्स सेक एक्स दिस इज इक्वल टू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। इसी क्रम में हमारा जो 10वां सूत्र है डी बाई डी एक्स कॉसेक एक्स, कॉसेक एक्स ये हमारा हो जाता है दोस्तों माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। इसी क्रम में हमारा जो 11वां सूत्र है दोस्तों, 11वां सूत्र डी बाई डी एक्स कॉट एक्स दिस इज इक्वल टू माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। दोस्तों हम चाहते हैं कि इतना आप जल्दी से नोट कर लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। 2-3 फार्मूले और हैं उसको भी हम लोग कर लेते हैं। तो दोस्तों अगर हो सके तो स्क्रीनशॉट ही ले लीजिए, फिर आगे हम बताएं। चलिए दोस्तों, इसके बाद इधर दोस्तों हम मिटा देते हैं। इसके बाद हमारा जो 12वां सूत्र है दोस्तों, 12वां सूत्र डी बाई डी एक्स सी, जहां सी हमारा क्या है कांस्टेंट है, अचर है। और जैसा कि दोस्तों अगर यहाँ पे अचर के रूप में कोई संख्या आती है 1 2 4 5 कुछ भी आता है तो हमारा उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है 0, अर्थात अचर का x के सापेक्ष अवकलन हमेशा क्या होता है दोस्तों 0 होता है। तो यहाँ पे हम बगल में इसे डिनोट कर देंगे जहां c अचर है, जहां c अचर है। इसके बाद दोस्तों हमारा 13वां सूत्र, हमारा 13वां सूत्र डी बाई डी एक्स सी इंटू फंक्शन ऑफ एक्स। इसका मतलब दोस्तों अगर हमारे x के फलन में अगर कोई अचर राशि का मल्टीप्लिकेशन आ जाए, अर्थात अगर कोई अचर राशि और फंक्शन ऑफ x का मल्टीप्लिकेशन हो और उसे हमें x के सापेक्ष डिफरेंशिएट करना हो, अवकलन करना हो x के सापेक्ष, तो क्या मिलता है दोस्तों? तो हमें मिलता है दोस्तों हमारा जो अचर रहता है, कांस्टेंट रहता है, वह बाहर हो जाता है, बल्कि फंक्शन ऑफ x का डिफरेंशिएशन होता है, अवकलन होता है दोस्तों। तो इसे हम क्या करेंगे दोस्तों c इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, अर्थात कांस्टेंट इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स। आगे चलते हैं दोस्तों, हमारा 14वां सूत्र क्या है दोस्तों उसको देख लेते हैं। डी बाई डी एक्स f1x प्लस f2x। इसका मतलब दोस्तों अगर हमारे दो x के फंक्शंस अगर एडिशन के रूप में हो, योग के रूप में हो, दो अलग अलग फंक्शन जो कि x के ही फंक्शन हो, अगर योग के रूप में हो, एडिशन के रूप में हो और उसका डिफरेंशिएशन करना हो, x के सापेक्ष अवकलन करना हो दोस्तों, तो क्या होता है दोनों फंक्शन का अलग अलग डिफरेंशिएशन हो जाता है। कैसे देखते हैं, आइए देखते हैं। डी बाई डी एक्स f1x प्लस डी बाई डी एक्स
F2x। तो हमने क्या देखा दोस्तों, अगर दो फंक्शन x के अलग अलग एडिशन के रूप में अर्थात योग के रूप में हो, उनका डिफरेंशिएशन करना हो दोस्तों, तो आप देख पा रहे हैं कि पहले फंक्शंस का अलग डिफरेंशिएशन, दूसरे फंक्शंस का अलग डिफरेंशिएशन और दोनों के बीच में पॉजिटिव या प्लस का चिन्ह। आगे चलते हैं। जैसा हमने एडिशन में देखा, योग के रूप में देखा, वैसे ही हम देखने वाले हैं सब्सट्रैक्शन यानी घटाने के रूप में। दो फंक्शन जब घटाने के रूप में, तो हमारा 15वां सूत्र है दोस्तों, 15वां, d/dx f1x माइनस f2x। दो फंक्शंस अगर सब्सट्रैक्शन के रूप में हो, घटाने के रूप में हो, जैसे हमने एडिशन वाले में रूल फॉलो किया है, वैसे हम इसमें फॉलो करेंगे। तो ये हो जाएगा d/dx f1x माइनस d/dx f2x। तो दोस्तों यह रहा 15 सूत्र। दोस्तों यह रहा आपका 15 सूत्र पहले अध्याय को सीखने के लिए, एक्सरसाइज को अच्छे तरीके से समझने सीखने के लिए यह 15 सूत्र रहा है। और आपसे आशा करते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग डे आप इन सभी सूत्रों को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करके मजबूत तरीके से अपने आप को बनाएंगे, ताकि अगर नेक्स्ट वर्किंग डे हम आपको एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स, क्वेश्चंस जो भी लें, अगर हम लें तो आपको ऐसा ना हो कि फार्मूले की वजह से आपको कोई दिक्कत हो। इसलिए आशा करते हैं कि नेक्स्ट वर्किंग डे आप पार्ट 3, मैथ पार्ट 3 के अंतर्गत आप जो प्रॉब्लम्स आपको कराए जाएंगे उसमें आप पूरी भागीदारी निभाएंगे और सूत्र वगैरह अच्छे से आप तैयार करके उपस्थित रहेंगे। और दोस्तों हमारा यह वीडियो कैसा लगा आपको, आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। जो भी पढ़ाने में त्रुटि हुई हो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हमारे इस YouTube चैनल प्रखर क्लासेस के नाम से जो YouTube चैनल है दोस्तों, जितने आप नए दोस्त हैं आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अधिक से अधिक शेयर करिए, बेल आइकन को आप जरूर प्रेस कर दें दोस्तों, ताकि जो भी न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन हो आपको तुरंत सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए दोस्तों, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।